आप सभी को मेरा सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां पार्ट लेकर के आया हूं। चौथे पार्ट में हमने डिटेल से प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बारे में हमने अध्ययन किया है। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के अंतर से। चलिए आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। कहां से? प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के अंतर से। मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है प्रतिरोध और राइट साइड में मैं ले लेता हूं विशिष्ट प्रतिरोध। दो खंड में मैं डिवाइड कर दिया हूं प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम लोगों को अंतर के रूप में सबसे पहले क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिखना होगा दोनों की परिभाषा। तो परिभाषा है प्रतिरोध का, कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। किसका? चालक का। ठीक है, तो चालक का जो गुण है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने का, उसे क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में हमने देखा था, क्या देखा था? एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध को, एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक आयतन के चालक के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। साथ ही साथ हमने प्रतिरोध की निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता दोनों का अध्ययन किया है, वो भी डिटेल में। तो हम दूसरा लिखेंगे निर्भरता पर आधारित। तो यहां पर प्रतिरोध चालक की लंबाई और व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे दर्शाए थे? ए से। तो इन दोनों पर क्या करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों के रिमाइंड के लिए मैं ये फार्मूला भी लिख देता हूं। प्रतिरोध R बराबर हमने निगमन किया था m/n² टाउ L/A। तो यहां पर L और A फार्मूले में है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रतिरोध क्या है? चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध में हम बोलेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट दोनों पर निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट, चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पर निर्भर नहीं करता है। ये दूसरा अंतर है। साथ ही साथ आप लोगों के रिमाइंड के लिए इसमें भी मैं लिख देता हूं कि चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसका फार्मूला हम निकाले थे m/n² टाउ। इस फार्मूले में L और A नहीं था, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा हम लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। हमने विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी पढ़ा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या पढ़े हैं हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने पढ़ा है ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर है।
तो दोनों के मात्रक में अंतर है, एक का मात्रक ओम है और दूसरे का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। चौथा है प्रतिरोध चालक का गुण है, प्रतिरोध चालक का गुण है, इसके बारे में अभी मैं फिर बात करेंगे विद्यार्थियों। चौथे अंतर पे प्रतिरोध चालक का गुण है और विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का गुण है, विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का गुण है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर ये जो चौथा अंतर है उसको हम लोगों को ध्यान देना है, चौथे अंतर को। ठीक है, किसको ध्यान देना है, चौथे अंतर को ध्यान देना है। तो तीन अंतर तो हमने जो पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो हमने वहां पर देखा था। चौथा अंतर को समझना है कि प्रतिरोध चालक का गुण है और विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का गुण है। जैसे मैं दो चालक ले लेता हूं और दोनों चालक एक ही पदार्थ के हैं, लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है। ठीक है विद्यार्थियों, मान लो दोनों चालक कॉपर का है, तांबे का है, और दोनों की लंबाई यदि अलग अलग है तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। लेकिन यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, यदि दोनों कॉपर का है, एक ही पदार्थ का है दोनों चालक, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, एक होगा, चाहे उसका आकार छोटा बड़ा क्यों ना हो। विशिष्ट प्रतिरोध तब बदलेगा जब अलग पदार्थ होगा, अर्थात दोनों का पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये अंतर है, चालक प्रतिरोध जो है चालक का गुण है और विशिष्ट प्रतिरोध जो है चालक के पदार्थ का गुण है। ये जो अंतर है विद्यार्थियों, हम लोग एनालिसिस भी कर लेते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन का। तो ये सीजी बोर्ड में ये 2019 और 2021 में पूछा गया है विद्यार्थियों। ठीक है, सीजी बोर्ड में 2019 सत्र में और 2021 सत्र में प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर पूछा गया है। तो इस लिहाज से 2024 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद्यार्थियों। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2022-23 में नहीं पूछा है और सत्र फिर 2024 में एग्जाम होने वाला है, 2025 में, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट है, ओमीय प्रतिरोध जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है, जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है, या हम कहें कि ओम का नियम लागू होता है, तो उस प्रतिरोध को क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। यदि किसी प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है, अब ये ओम का नियम क्या है, सीधा सीधा यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था, इसके बारे में भी बात किए थे हम लोग ओम के नियम की शर्त में देखे थे। यदि भौतिक अवस्था नियत हो, यदि भौतिक अवस्था क्या हो, नियत हो, तो चालक में आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यदि चालक की भौतिक अवस्था यदि नियत है, यह कंडीशन लागू है, तो धात्विक चालक, कौन सा चालक, धात्विक चालक, और साथ ही साथ मिश्र धातु में ओम के नियम का पालन होता है। धातु में और मिश्र धातु में क्या होता है, ओम के नियम का पालन होता है। शर्त यह है कि उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। ओम के नियम का पालन होता है, इसका मतलब है यदि हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं, किसके मध्य, V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और एक सरल रेखा प्राप्त हुआ इसका मतलब है कि इसमें ओम के नियम का पालन हुआ है। क्या हुआ है? ओम के नियम का पालन हुआ है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ये धात्विक चालक और मिश्र धातु दोनों में ओम के नियम का क्या होता है? पालन होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम धातु का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, चांदी हुआ, ये सब धातु हैं। तो इनमें ओम के नियम का पालन होगा, शर्त है कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। दूसरा है अनओमीय प्रतिरोध। दूसरा है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन नहीं होता है, जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं होता है, ऐसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं? ऐसे प्रतिरोध को क्या कहते हैं? अनओमीय प्रतिरोध। इसमें ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष में विभवांतर और विद्युत धारा को ले लेते हैं और उसके मध्य ग्राफ खींचते हैं, किसके किसके बीच? V और I के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो है वक्रीय प्राप्त होता है। ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? वक्रीय प्राप्त होता है, वक्र के रूप में। अर्थात इसमें क्या होता है? विभवांतर और प्रतिरोध जो है अनुक्रमानुपाती, विभवांतर और विद्युत धारा अनुक्रमानुपाती नहीं होती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके लिए जो ग्राफ है वक्रीय प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो अर्धचालक में ओम का नियम लागू नहीं होता है। साथ ही साथ आगे हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे किसी चैप्टर में, डायोड में भी ओम का नियम का पालन नहीं होता है। ट्रांजिस्टर, ये भी हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ेंगे जिस चैप्टर की में डायोड पढ़ेंगे, तो ट्रांजिस्टर में भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो ये ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध, इसमें भी मैं एनालिसिस कर देता हूं कि सीजी बोर्ड में 2019 में ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध में दो अंतर पूछा गया था। तो सीधा सीधा हम लोगों को लिखना है, ओमीय प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है और अनओमीय प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन नहीं होता है। दूसरा हम लोगों को लिखना है कि ओमीय प्रतिरोध में यदि हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। किसके किसके मध्य ग्राफ? V और I के मध्य ग्राफ। और अनओमीय प्रतिरोध में V और I के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ग्राफ जो है वक्रीय प्राप्त होता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। आइए अब हम बात करते हैं जो मार्केट में प्रतिरोध उपलब्ध है, मार्केट में जो प्रतिरोध उपलब्ध है उसकी बात करते हैं, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, आइए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन प्रतिरोध। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध दिखा देता हूं। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ये देखिए मैं कार्बन प्रतिरोध का यहां पर चित्र लाया हूं। ठीक है विद्यार्थियों, स्पष्ट दिख रहा है कार्बन प्रतिरोध। ठीक, तो ये जो कार्बन प्रतिरोध है, मैं बहुत सारा कार्बन प्रतिरोध लिया हूं। ये आप लोग मार्केट पे देखे होंगे या जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें जो प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं वो कार्बन प्रतिरोध होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयुक्त कार्बन प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कार्बन प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं।
क्या प्रयोग किए जाते हैं? कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है विद्यार्थियों, कार्बन प्रतिरोधक की एक खासियत है, खासियत यह है कि इसमें विभिन्न रंगों के बैंड होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न रंगों के बैंड। ठीक है विद्यार्थियों, कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है? विभिन्न रंगों के बैंड। जैसे ये देख लो, इसमें ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा, चौथा। कितने बैंड है? 4 बैंड। किसी किसी में 3 बैंड भी होता है विद्यार्थियों। तो अलग अलग रंग के, विभिन्न रंग के उसमें बैंड बने होते हैं। और ये जो कार्बन प्रतिरोधक है, इस कार्बन प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान नहीं लिखा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, प्रतिरोध का मान नहीं लिखा होता है, प्रतिरोध का मान नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, उसमें जो कार्बन प्रतिरोध हम जब खरीदने जाते हैं तो उसमें कार्बन प्रतिरोध का मान नहीं लिखा होता है। इस कार्बन प्रतिरोध का मान जो है विभिन्न रंगों के बैंड से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? विभिन्न रंगों के बैंड से हम लोग कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो विभिन्न रंगों के बैंड हैं, इससे कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? निर्धारित होगा। तो उसके लिए एक कथन है, उसको आप लोगों को ट्रिक के रूप में याद रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, और वो कथन है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें जो कैपिटल लेटर में जो अक्षर लिखे हैं उसको ध्यान देना है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, साथ में वियरिंग ए गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहां पर जो कैपिटल लेटर में है उन अक्षरों को हम लोगों को जानना है। ठीक है विद्यार्थियों, कैपिटल लेटर में जो है उन अक्षरों को हम लोगों को जानना है, क्योंकि ये अक्षर जो है विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। तो इनका जो क्रम है मैं लिख लेता हूं, बी आर ओ वाई, बी आर ओ वाई। ठीक है, फिर जी कैपिटल है ग्रेट का, ये हो गया जी। ब्रिटेन का बी कैपिटल है, फिर वेरी का वी कैपिटल है, फिर गुड का जी कैपिटल है, वाइफ का डब्ल्यू कैपिटल है, फिर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड का जी, सिल्वर का एस और नेकलेस का एन। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो रंग है बी का मतलब है, पहला रंग है ब्लैक, इसके लिए 0 अंक निर्धारित है। दूसरा बी का मतलब है ब्राउन, इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। और तीसरा आर का रेड, इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। तीसरा ओ का ऑरेंज, इसके लिए तीसरा अंक निर्धारित है। वाई येलो, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। उसी क्रम में ग्रीन जी का 5 अंक निर्धारित है। फिर बी का ब्लू, ये 6 अंक निर्धारित है। वी का वायलेट, इसके लिए 7 अंक निर्धारित है। फिर जी का ग्रे, इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। फिर डब्लू का
वाइट, इसके लिए 9 अंक निर्धारित है। फिर जी है, ये जो जी है ये है गोल्ड, ठीक है। चौथा बैंड इन तीनों रंग में होगा, अंतिम 3 अक्षर गोल्ड। गोल्ड के लिए अंक नहीं, प्रतिशत त्रुटि निर्धारित है 5%। एस, एस सिल्वर, सिल्वर के लिए ±10%। और एन, एन का मतलब है नो कलर, नो कलर के लिए ये निर्धारित है ±20%। ये त्रुटि को प्रदर्शित करता है, त्रुटि सीमा को। किसको प्रदर्शित करता है? त्रुटि सीमा। ध्यान देना विद्यार्थियों, चौथा जो बैंड है इन तीनों में से होगा। चौथा बैंड या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या चौथा बैंड नहीं होगा, ठीक है। यदि इन दोनों में से कोई बैंड है तो उस कार्बन प्रतिरोधक में 4 बैंड होगा, और यदि चौथा बैंड नहीं है, उसके लिए लिखा है नो कलर, तो उस कार्बन प्रतिरोधक में कितने बैंड होंगे? 3 बैंड होंगे। तो मैं इसमें से पहला बैंड कार्बन प्रतिरोधक जो लिया गया है, पहला जो रंग है वो कौन सा रंग है? लाल रंग का है। पहला कौन से रंग का है? लाल रंग, ठीक है। दूसरा भी कौन से रंग का है? ये भी लाल रंग का है, ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा जो है वो ब्राउन, तीसरा है भूरा रंग का। और चौथा जो बैंड है इसके लिए मैं बना रहा हूं ना विद्यार्थियों, ठीक है, पहले कार्बन वर्ण कोड के लिए। चौथा जो बैंड है वो किसके लिए है? गोल्डन के लिए है, सुनहरा रंग है, ठीक है। तो ये पहला जो कार्बन प्रतिरोधक है उसके कितने 4 बैंड का मैं 4 रंग यहां पर लिख लिया हूं, ठीक है विद्यार्थियों। तो पहला यहां पर लाल रंग है। लाल रंग जो है वो दहाई अंक को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। लाल रंग के लिए कितना है यहां पर विद्यार्थियों? लाल रंग के लिए निर्धारित अंक है 2। कितना है? लाल रंग के लिए 2। फिर अगला जो रंग होगा उसके लिए निर्धारित रंग देख लो, उसके लिए भी निर्धारित रंग कौन सा है? 2 है। तो वो इकाई अंक को प्रदर्शित करेगा। पहले के लिए ये 2 हो गया, दूसरा जो है वो इकाई अंक को प्रदर्शित करेगा। तो कितना हो गया है? इकाई दहाई, इसके लिए पहला रंग के लिए दहाई, दूसरा रंग के लिए इकाई, तो ये हो गया 22। उसके बाद इनटू करके तीसरा जो रंग है कौन सा है? भूरा रंग। भूरा रंग जो है 10 के घात को प्रदर्शित करेगा। भूरा रंग के लिए जो निर्धारित अंक है यहाँ पर उसका घात लगाना है। तो भूरा रंग के लिए निर्धारित अंक है कितना? 1। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना? 10 का घात 1। फिर लिखेंगे ओम, फिर प्लस माइनस अंतिम जो बैंड है सुनहरा, सुनहरा के लिए कितना है? ±5% त्रुटि। तो यहां पर सुनहरा के लिए क्या हो जाएगा? ±5%। मान लो सिल्वर रहता चांदी कलर तो ±20 लिखते। मान लो यदि चौथा बैंड है ही नहीं, नो कलर करके है, तो हम वहां पर लिखते ±20%। नो कलर वाले के लिए भी यहां पर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहां पर यदि हम इसको हल करते हैं 22 गुणित 10 बोलने से आ जाएगा 220 ओम, फिर ±5% त्रुटि। तो यहां पर जो कार्बन प्रतिरोधक मैंने लिया था पहला, उसका यदि प्रतिरोध कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा? 220 ओम ±5% त्रुटि, ठीक है विद्यार्थियों। एक नो कलर वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये देख लो। एक कार्बन प्रतिरोध है, इसमें विभिन्न रंगों के 3 बैंड हैं। विभिन्न रंगों के कितने बैंड हैं? 3 बैंड। मैं इच्छानुसार कोई भी रंग ले लेता हूं। पहला जो मेरा फेवरेट है वो ले लेता हूं मैं, नीला। ये दूसरा बैंड मैं ले लेता हूं पीला, और
तीसरा बैंड मैं ले लेता हूं, क्या लूं, मान लो हरा ले लेता हूं। चौथा बैंड इसमें नहीं है विद्यार्थियों, क्या है, चौथा बैंड नहीं है। पहला बैंड जो है नीला वो 2.5 अंक को प्रदर्शित करेगा। नीला अंक के लिए कितना, नीले रंग के लिए कौन सा अंक निर्धारित है ये देख लेते हैं। नीले रंग के लिए निर्धारित है 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 अंक होगा 6। उसके बाद पीला, पीला के लिए इकाई अंक मैं फिर से ले लेता हूं। पीला के लिए कितना अंक निर्धारित है विद्यार्थियों, 4, तो ये हो जाएगा इसके लिए इकाई अंक के रूप में 4, तो दाही और इकाई हो गया। अब ये हो गया 64। तीसरा जो बैंड है वो 10 का घात को प्रदर्शित करेगा। किसको, 10 का घात। कौन सा रंग है, हरा। हरा के लिए निर्धारित अंक कौन सा है विद्यार्थियों, 5, तो यहां पर मैं उसके जगह पे क्या लिख दूंगा, 5 लिख दिया। फिर ये आ जाएगा ओम प्लस माइनस, चौथा बैंड नहीं है। चौथा बैंड यदि नहीं है विद्यार्थियों तो उसके लिए त्रुटि प्रतिशत कितनी होगी, प्लस माइनस 20, तो यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस 20%। तो ये जो कार्बन प्रतिरोध लिखे हैं यहां पर जो बनाए हैं उसका प्रतिरोध हो जाएगा 64 गुणे 10 का घात 5 ओम प्लस माइनस 20%। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हम पिछले 5 साल का एनालिसिस करें तो 2019 में एक प्रश्न, 2020 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था विद्यार्थियों। लगातार 4 साल बीच में 21 और 22 गैप है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखना जरूरी है, अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, चांसेस तो कम है क्योंकि लगातार 2023 और 24 में आया है, फिर भी जानना जरूरी है कि जो कार्बन प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों, हम बात करते हैं ताप पर, ताप का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है विद्यार्थियों, विशिष्ट प्रतिरोध को एक नाम और बताया था, क्या, प्रतिरोधकता। ताप का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर प्रभाव, तो इसके लिए पदार्थों का जो वर्गीकरण है अलग अलग लेकर के बताया गया है। ठीक है, धातुओं में अलग, मिश्र धातुओं में अलग, अर्धचालक में अलग और विद्युत अपघट्य पदार्थ में अलग। तो सबसे पहले धातुओं में ताप पर धातुओं का प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो धातुओं में ताप बढ़ाने पर, धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर। वह विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, रो। आर और रो का मान क्या हो जाता है विद्यार्थियों, बढ़ जाता है। ठीक है, आर और रो का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान देना विद्यार्थी, धातुओं में यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाने का कारण भी है, कारण भी बता देता हूं, हो सकता है बुक में ना दिया हो। ताप यदि हम बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, ये हम लोगों को पता है। और इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने के कारण श्रांति काल कम हो जाता है। टाउ का मान क्या हो जाता है, श्रांति काल कम हो जाता है। और श्रांति काल कम होने के कारण प्रतिरोध का फार्मूला पढ़े हैं, आर बराबर एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल अपान ए। तो यहाँ पर टाउ जो है प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है,
इसलिए धातुओं में ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है और कितना बढ़ता है उसके लिए एक फार्मूला भी दिया गया है बुक में। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध किसी चालक का R0 है, ठीक है, धातु का चालक है R0, वह T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मैं मान लेता हूं RT है। कितना है? RT। तो इसके लिए फार्मूला है विद्यार्थियों, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। इस फार्मूले का निगमन नहीं करना है विद्यार्थियों, डायरेक्ट इसको याद रखना है, ठीक है। RT R0 T क्या है मैं बता दिया। इसमें एक नया संकेत चिन्ह आया बोलने से, वो है अल्फा। अल्फा जो है चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या है विद्यार्थियों? चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। अभी हम चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ये भी बात करेंगे, ठीक है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस फार्मूले से यदि मैं अल्फा का फार्मूला निकालूं, क्या निकालूं? अल्फा का फार्मूला, तो ये आ जाएगा आर टी माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। ये प्रतिरोध ताप गुणांक का फार्मूला है विद्यार्थियों। किसका फार्मूला है? प्रतिरोध ताप गुणांक का। यदि इसी में ध्यान देना, यदि R0 बराबर 1 ओम, R0 बराबर कितना ले लिए? 1 ओम, और जो T है, T ताप है विद्यार्थियों, यहां पर ले लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस फार्मूले में मान रख दें। इस फार्मूले में यदि मान रखेंगे इस R0 के जगह पे 1 और T के जगह पे 1, तो अल्फा का मान आएगा RT माइनस R0। R0 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, RT 1 डिग्री सेल्सियस, RT जो है T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध। तो इसको हम लिखते हैं, दोनों में अंतर है तो प्रतिरोध में वृद्धि, ठीक है, दोनों में अंतर है तो क्या लिखेंगे? प्रतिरोध में वृद्धि। यहां से हम किसकी परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे हम प्रतिरोध ताप गुणांक का। किसका परिभाषा? प्रतिरोध ताप गुणांक का परिभाषा मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रतिरोध ताप गुणांक का परिभाषा, किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम लिया है, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहां पर मैंने प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा आप लोगों को बताया, उसको यहां पर आप लोग लिख लेना, ठीक है विद्यार्थियों। प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इसकी परिभाषा है 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों आप लोगों को यह जानना है कि धातु में जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा का मान धनात्मक होता है। धातुओं में प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धातुओं में प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अल्फा का मान धनात्मक होता है, और इसका मान धातुओं के लिए 4 गुणे 10 का घात ऋण 3 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है विद्यार्थियों। कितना होता है? धातुओं में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान
4 गुणित 10 का घात ऋण 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये भी बता देता हूं, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक है प्रति डिग्री सेल्सियस। कितना है विद्यार्थियों? प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये धातुओं में। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं में। मिश्र धातुओं में चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है। तो यहां पर भी विद्यार्थियों मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ाने पर इसका भी प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है विद्यार्थियों, ताप बढ़ाने पर इसमें भी क्या होता है, मिश्र धातुओं में भी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसमें एक चीज हम लोगों को याद रखना है, इसमें भी प्रतिरोध ताप गुणांक, सिर्फ मैं अल्फा लिख रहा हूं, का मान इसके लिए भी धनात्मक होता है। किसके लिए? मिश्र धातुओं के लिए भी क्या होता है, धनात्मक होता है। और साथ ही साथ कम होता है। धनात्मक तो होता है लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। कहने का तात्पर्य है यदि हम धातु में ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध ताप गुणांक धातु में भी बढ़ेगा, मिश्र धातु में भी बढ़ेगा, लेकिन धातु में प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा और मिश्र धातु में प्रतिरोध कम बढ़ेगा। बढ़ेगा तो दोनों में, धातु में ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ज्यादा है, और मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कम है, इसमें भी बढ़ेगा लेकिन धातु की तुलना करेंगे तो उससे कम प्रतिरोध में वृद्धि होगी। तो यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, कुछ मिश्र धातु यहां पर दिया गया है। मिश्र धातु के रूप में मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, यहां पर कुछ मिश्र धातुओं के नाम लिखे गए हैं। किसके? मिश्र धातु के नाम लिखे गए हैं। साथ ही साथ यहां पर मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध और ताप को लेकर के ग्राफ भी दर्शाया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये जो ग्राफ है किसके लिए है, नाइक्रोम के लिए है। तो नाइक्रोम के लिए ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार होता है, सरल रेखा के रूप में। एक यहां पर हम लोग पिछले में पढ़े धातु का भी दिया है। धातु में भी यहां पर कॉपर का एक उदाहरण लिया है ग्राफ के रूप में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में ताप को लिया है और वाई अक्ष में विशिष्ट प्रतिरोध। इसका ग्राफ जो है वक्रीय होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, वक्रीय होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी जो ग्राफ बनाया है एक धातु के लिए एग्जांपल लिया है, और धातु कौन सा है, धातु है कॉपर के लिए। धातु कौन सा है, कॉपर, तांबे के लिए। और यहां पर जो मिश्र धातु का एग्जांपल लिया है वो किसके लिए है, नाइक्रोम के लिए। इसी क्रम में अर्धचालक, ठीक है विद्यार्थियों, अर्धचालक में क्या होता है उसको हम लोगों को जानना है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अर्धचालक में मान घटता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। सीधा सीधा बात करें तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में विद्युत चालकता बढ़ती है। ठीक है विद्यार्थियों, और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि इसमें अर्धचालक में हम ताप बढ़ाते हैं
तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। इसको भी याद रखना विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध और विद्युत चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये भी बता दूं, अर्धचालक में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। इसी क्रम में विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ में भी ताप बढ़ाने पर इसका भी प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण भी है इसका, ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता जो है, किसकी, विद्युत अपघट्य पदार्थ की श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जो मार्ग में रुकावट है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए रो और आर का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। साथ ही साथ इसके लिए भी अब मान घट रहा है, का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है ताप बढ़ाने पर, तो इसके लिए भी प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है विद्यार्थियों, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए 5वां पार्ट था। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में आगे के टॉपिक का भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे।